अपने उसूलों पर, अपनी अखंडता पर टिके रहने की कीमत क्या हो सकती है? एक बहुत गहरा सवाल है। और कभी-कभी ये कीमत बहुत ज्यादा होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। अंकिता भंडारी की कहानी। हाँ, 19 साल की अंकिता भंडारी, जिसने ना कहने की हिम्मत की और जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। असल में ये हमारे समाज और सिस्टम पर वो सारे सवाल खड़े करती है जिनसे हम अक्सर बचना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम उत्तराखंड के उस केस पर गहराई से बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, वनांत्रा रिजॉर्ट मर्डर केस। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस केस की पूरी कहानी बताते हैं, मतलब शुरुआत से लेकर उन सवालों तक जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। तो हमारा मकसद है इस पूरे मामले को समझना और ये जानना कि दोषियों को सजा मिलने के बाद भी ये केस बंद क्यों नहीं हुआ है, लोगों के जहन में ये आज भी जिंदा क्यों है। क्योंकि कुछ मामलों में कानूनी न्याय और असल न्याय में एक फासला रह जाता है। ये केस उसी फासले की कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अंकिता भंडारी थी कौन और उसके साथ हुआ क्या था? क्योंकि किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदार को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की एक 19 साल की लड़की थी। 19 साल की? हाँ, बिल्कुल नौजवान। और जैसे किसी भी आम नौजवान के सपने होते हैं, उसके भी थे। अपने पैरों पर खड़ा होना, परिवार को सपोर्ट करना। और इसी उम्मीद के साथ उसने ऋषिकेश के पास बने वनांत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की थी। एक आम लड़की, एक आम सपना। लेकिन फिर 18 सितंबर 2022 को सब कुछ बदल गया। हाँ, वो अचानक गायब हो गई। बस ऐसे ही? बस ऐसे ही। परिवार ने ढूंढना शुरू किया, दोस्तों से पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं। वो 6 दिन तो परिवार के लिए बहुत भयानक गुजरे होंगे। कयामत से कम नहीं थे। और फिर 24 सितंबर को पास की चीला नहर से उसकी बॉडी मिली। और यहीं से ये एक गुमशुदगी का मामला एक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गया। तो पुलिस की जांच में क्या निकल कर आया? वजह क्या थी इस हत्या की? जांच में जो सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ऐसा क्या था? पता चला कि रिजॉर्ट का मालिक और उसके मैनेजर अंकिता पर जबरदस्त दबाव बना रहे थे। दबाव? किस बात का? कि वो रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को एक्स्ट्रा सर्विस या विशेष सेवाएं दे। एक मिनट, विशेष सेवाएं, इसका मतलब क्या है? क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? बिल्कुल। सोर्सेज में साफ है कि इसका सीधा मतलब यौन शोषण था। हे भगवान! उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश की जा रही थी। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें अंकिता के एक दोस्त के साथ हुई उसकी व्हाट्सएप चैट का जिक्र है। अच्छा। उस चैट में उसने लिखा था, ये लोग बहुत गंदे हैं, मुझसे यहाँ गलत काम करने को कह रहे हैं, मुझे यहाँ डर लग रहा है। वो मैसेज, वो इस केस का शायद सबसे दर्दनाक सबूत है। ये तो बहुत भयानक है। मतलब वो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। हाँ, और उसने हिम्मत दिखाई। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जांच के मुताबिक इसी ना की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। सिर्फ ना कहने की वजह से? उसे नहर में ढकेल दिया गया ताकि ये सब एक हादसा लगे। ये सुनकर ही मतलब यकीन नहीं होता। तो कौन थे ये लोग जो खुद को इतना शक्तिशाली समझ रहे थे कि एक लड़की की जान ले ली सिर्फ इसलिए कि उसने उनकी बात नहीं मानी? यहीं पर इस केस का वो पहलू सामने आता है जिसने इसे इतना विस्फोटक बना दिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पहला और मुख्य आरोपी था पुलकित आर्य, रिजॉर्ट का मालिक। ओके। दूसरा सौरभ भास्कर और तीसरा अंकित गुप्ता। ये लोग रिजॉर्ट के मैनेजर और कर्मचारी थे। पुलकित आर्य, ये नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था क्या? हाँ, और यही इस केस का सबसे अहम पेच है। पुलकित आर्य उत्तराखंड के एक पूर्व बीजेपी नेता का बेटा था। ओहो। तो जैसे ही ये कनेक्शन सामने आया, ये मामला सिर्फ एक क्राइम नहीं रहा, बल्कि इसमें सत्ता, सियासत और प्रभाव का एंगल भी जुड़ गया। समझ गई। मतलब सत्ता का एक साया शुरू से ही इस केस पर था। जब मामला कोर्ट में गया तो क्या हुआ? सबूतों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को हत्या, सबूत मिटाने और अन्य गंभीर अपराधों का दोषी पाया। और सजा? तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कानूनी नजर से देखें तो ये एक बड़ी और तेज कार्रवाई मानी जाएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। दोषियों को सजा मिल गई, मामला खत्म। लेकिन फिर भी ये मामला शांत क्यों नहीं हुआ? बल्कि मुझे याद है कि सजा के बाद तो गुस्सा और ज्यादा भड़क गया था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
और यहीं पर इस केस की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। वो क्या? सजा के बावजूद अंकिता का परिवार और हजारों लोग सड़कों पर थे। पूरे उत्तराखंड में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन क्यों? उनका कहना था कि असली गुनेगार तो अभी भी बाहर है। असली गुनेगार यानी वो वीआईपी जिसका जिक्र बार बार आ रहा था, जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। एग्जैक्टली। लोगों का गुस्सा इस बात पे था कि सजा तो इन 3 मोहरों को मिली है, लेकिन वो शख्स कौन था, वो वीआईपी कौन था जिसे विशेष सेवा देने के लिए अंकिता की जान ले ली गई। और उसका नाम कभी सामने नहीं आया। कभी नहीं। और इसी गुस्से का नतीजा था कि सरकार पर भी जबरदस्त दबाव बना। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया गया था। हाँ, सरकार ने जनता के गुस्से को शायद शांत करने के लिए वनंतरा रिजॉर्ट को रातों रात बुलडोजर से ढा दिया। लेकिन इस कदम ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। क्या? अंकिता के परिवार और कई आलोचकों ने कहा कि ये न्याय नहीं बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश है। अरे! उनका मानना था कि उस रिजॉर्ट के कमरे में, खासकर उस वीआईपी स्वीट में, कई अहम सबूत हो सकते थे जिन्हें जांच पूरी होने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। बिल्कुल। तो एक एक्शन जो पब्लिक को शांत करने के लिए लिया गया, उसने शक को और गहरा कर दिया। तो ये साफ है कि न्याय के पहिए तो घूमे, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वो सही दिशा में घूमे, और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। बिल्कुल। 2025-2026 में भी, यानी सजा सुनाए जाने के सालों बाद भी, परिवार और सामाजिक संगठन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ। और उनकी ये मांग 3 बड़े सवालों पर टिकी है जो इस केस की सबसे बड़ी कमजोरियां मानी जाती हैं। वो 3 सवाल क्या है? पहला और सबसे बड़ा सवाल है एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी। अच्छा। ये केस शुरुआत में रेगुलर पुलिस के पास गया ही नहीं। ये मामला गया राजस्व पुलिस यानी पटवारी पुलिस के पास। पटवारी पुलिस? ये क्या होता है? मैंने ये टर्म ज्यादा नहीं सुना। ये समझना बहुत जरूरी है। पटवारी पुलिस का सिस्टम वो अंग्रेजों के जमाने का है जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी मौजूद है। ओके। इनका मुख्य काम जमीन के रिकॉर्ड रखना है, रेवेन्यू कलेक्शन, ना कि हत्या जैसे संगीन अपराधों की जांच करना। क्या? उनके पास न तो फॉरेंसिक ट्रेनिंग होती है, न ही जांच के आधुनिक उपकरण। मतलब अंकिता के केस में एक हत्या की जांच की जिम्मेदारी एक लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को दे दी गई थी। ओ बाप रे। मतलब पहले 48 घंटे जो किसी भी जांच में सबसे ज्यादा क्रूशल होते हैं, वो लगभग जाया हो गए। और कई लोगों का मानना है कि ये देरी जानबूझकर की गई ताकि सबूतों से छेड़छाड़ का मौका मिल सके। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा बड़ा सवाल है राजनीतिक प्रभाव के आरोप। परिवार का सीधा आरोप है कि क्योंकि मुख्य आरोपी एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से था, इसलिए जांच को हर मोड़ पर प्रभावित करने की कोशिश हुई और असली कहानी को दबा दिया गया। हाँ। और तीसरा सवाल तो जाहिर है, वो वीआईपी कौन था? हाँ, तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य, द वीआईपी एंगल। इस दौरान कुछ ऑडियो क्लिप और बयान भी वायरल हुए जिनसे इस शक को और भी बल मिला कि प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो लोग आज तक ये जानना चाहते हैं कि उस रात उस रिजॉर्ट में कौन-कौन मौजूद था। उन वीआईपी ग्राहकों के नाम कभी भी आधिकारिक तौर पर सामने क्यों नहीं लाए गए? ये सवाल आज भी उत्तराखंड की हवाओं में गूंज रहा है। तो इन सारे सवालों और बढ़ते पब्लिक प्रेशर के आगे सरकार ने क्या किया? क्या सीबीआई जांच की मांग मान ली गई? जब पानी सिर से ऊपर चला गया और ये मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया, तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की। अच्छा। हालांकि सिफारिश करना और जांच शुरू होना 2 अलग बातें हैं, लेकिन ये कदम सीधे तौर पर जनता के दबाव का ही नतीजा था। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, एक लड़की की हत्या होती है, आरोपी पकड़े जाते हैं, उन्हें उम्र कैद भी हो जाती है, लेकिन न्याय अधूरा लगता है। ऐसा क्यों है? मतलब ये केस सिर्फ एक क्राइम से बढ़कर इतना बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? क्योंकि ये केस भारत में चल रही कई बड़ी बहसों के केंद्र में आ गया। जैसे कि सबसे पहले ये भारत में महिलाओं की सुरक्षा का प्रतीक बना, खासकर उन कामकाजी महिलाओं की जो नौकरी के लिए घर से दूर जाती हैं। ये दिखाता है कि वर्कप्लेस पर वो कितनी असुरक्षित हो सकती हैं। और ये सत्ता के गलत इस्तेमाल का भी एक क्लासिक उदाहरण है। निश्चित रूप से ये सत्ता और प्रभाव के दुरुपयोग के खिलाफ एक संघर्ष का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे प्रभावशाली लोग कानून को अपनी जागीर समझने की गलती करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक नेता का बेटा होने की बात नहीं है, ये उत्तराखंड की उस रिजॉर्ट कल्चर की भी कहानी है, जहां नियम कानूनों को ताक पर रखकर सत्ता की शय पर ऐसे अड्डे बन जाते हैं। मतलब वनांतरा रिजॉर्ट कोई अकेला केस नहीं, ये एक पैटर्न का सबसे भयानक नतीजा था। तो फिर सीबीआई जांच की जो मांग है वो सिर्फ अंकिता के लिए न्याय की मांग नहीं है? नहीं,
अब ये उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। ये एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जिसमें पूरी पारदर्शिता हो। ये इस बात की मांग है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ये सिस्टम में भरोसे की मांग है। तो लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ सजा नहीं चाहिए, हमें पूरी सच्चाई चाहिए। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक लड़की के लापता होने की खबर एक ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे में बदल गई जहां न्याय के बावजूद इतने सारे सवाल बाकी हैं। दोषियों को सजा तो मिली, लेकिन उन शक्तिशाली चेहरों की तलाश आज भी जारी है जो कथित तौर पर इस अपराध के केंद्र में थे। सही कहा। वनांत्रा रिजॉर्ट की इमारत तो गिरा दी गई, लेकिन सत्ता के उस अदृश्य किले को गिराने की लड़ाई वो आज भी लड़ी जा रही है। और ये लड़ाई सिर्फ अंकिता का परिवार नहीं, बल्कि समाज का एक बड़ा हिस्सा लड़ रहा है। वो हिस्सा जो पूरी सच्चाई जानना चाहता है और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि फिर किसी और अंकिता के साथ ऐसा ना हो। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। लेकिन पूरी सच्चाई पर पर्दा पड़ा हो तो क्या उसे वाकई में पूरा न्याय कहा जा सकता है? और एक समाज के तौर पर हम सच्चाई और पारदर्शिता की मांग किस हद तक और किस कीमत पर करते रहते हैं?